आदरणीय सुरेश खैरनार जी नागपुर से आए हैं और ये हम लोग की यात्रा में साथ चल रहे हैं और ये काफ़ी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुने हैं और इस तरह से बातों के और आपकी बातों का अच्छा जवाब देने का प्रयास करें। पांडे जी ने भी बहुत अच्छा किया कि हमारी कुछ खामियां उन्होंने निकाली है और मैं स्वीकार करता हूं कि बिल्कुल उन्होंने जो नेहरू जी का नाम नहीं है, मैं तो उनका पटेल जी का भी नाम नहीं है, पेरियर का भी नहीं है। तो महाराष्ट्र में जब कोई जाति निर्मूलन वाले लोग खड़े होते हैं, आधा घंटा नाम लेते हैं, तुकाराम, गाडगे महाराज, ज्ञानेश्वर, बहुत कुछ। तो उस हिसाब से इसका, लेकिन नेहरू ये नाम महत्वपूर्ण है, मैं उसके लिए समर्थन नहीं कर रहा। देश के पहले प्रधानमंत्री है और एक वक्ता ने कहा कि उन्होंने पूरे इस देश के फाउंडेशन में महत्वपूर्ण संस्थाएं खड़े करने का काम किया। ये सब कुछ खड़ा किया हुआ चीज़ों के ऊपर, जिसको हमारी भाषा में कहावत है कि वो जो एक आटा पीसने के बाद में महिला जो रख देती है, उसके ऊपर एक आके जो फन डाल के बैठ जाता है, मराठी वाली कहावत है। हिंदी में उसका क्या रूपांतरण होगा पता नहीं। तो ये एक तरह से वैसा ही हो गया है यहाँ पर। सब कुछ खड़ा किया गया है। अब ये उसको एक तरह से बेचने के लिए, नष्ट करने के लिए, एक एक चीज़ों को उल्टा करने के लिए और नाम बदलने के लिए। अब इसी यात्रा में मुझे पता चला कि ये जो साउंड एंड म्यूज़िक का प्रोग्राम होता है लाल किले में, मैंने अभी सुना नहीं, मैंने कभी पहले सुना है जब मेरे बच्चे छोटे थे तब। उसमें से बोलते नेहरू जी का नाम अब नहीं है। नेताजी सुभाष के जन्मदिन के दिन हम लोग निकले हैं मेरठ से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब लाल किले में उनकी जो चलिए, वो तो नहीं आए, वो एक्चुअली क्या है, उसको प्राइवेट एजेंसी को दे दिया है उन्होंने। कुछ भी हो, प्राइवेट एजेंसी का जो ओनर है, ही इज द मेंबर ऑफ बीएचपी। वो तो सभी कुछ है, वो तो सब पूरे मुल्क का ही प्राइवेट करने जा रहे हैं। आगे चल के आपको संसद और भी बातें प्राइवेट हो तो आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो संगठन, ये जो पॉलिटिकल जो पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये किसी एक कम्युनल संगठन की राजनीतिक इकाई है, जिसकी स्थापना नागपुर में 1925 के दशहरे के दिन की गई थी विधिवत। और उसका एक लक्ष्य था, और उसमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र, उसमें गरीबी, दलित, आदिवासी, महिला, देश का विकास, ज्ञान, विज्ञान, विकास की अवधारणा कुछ भी नहीं। पहली बात तो आप उनका दर्शन क्या ये पूछोगे तो वो बोलेंगे कि ऐसा, क्योंकि अब तो वो बंच ऑफ थॉट वी हु द नेशन डिवाइड भी नकारने लगे। मैं जब खुद लेने गया तो मेरे को कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरे को, देखते भी है कभी टीवी में, कभी अखबार में, खैरनार साहब वो गुरुजी की किताब नहीं है, वो नथुराम की किताब है। नथुराम तो मर गया है, अभी नथुराम कौन जाके पूछने वाला है। लेकिन उस किताब को 36 पन्नों की बापूजी अणे नाम के यहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब थे, तो यहाँ पर औरंगजेब रोड पर उस किताब के नीचे में उनकी सिग्नेचर में वो पता और डेट भी है, 1936, 13 या 16 औरंगजेब रोड, अणे। और उस किताब में 36 पन्नों में कम से कम 30 या 32 बार माधवराव, मतलब माधव सदाशिव गोलवलकर, माधवराव की इस बात से मैं सहमत हूँ, नहीं हूँ। और उसके बावजूद भी बोला जा रहा है कि ये किताब गुरुजी ने नहीं लिखी, गोडसे ने लिखी है। क्योंकि गोडसे नॉन मैट्रिक था, गोडसे आगे पढ़ा नहीं है। मैट्रिक के बाद में सावरकर के सोबत में रत्नागिरी में रह के गांधी को मारने तक की उसकी ज़िंदगी, बाकी और कुछ भी नहीं, उसके आगे नहीं, पीछे नहीं, न शादी किया था न कुछ है, लेकिन डाल दिया गोडसे के नाम पे। और इस संगठन ने 1950 में सोचा कि अपने को एक राजनीतिक कुछ तो भी चाहिए इकाई, तो जनसंघ की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो 1953 में जम्मू की जेल में मर गए, जेल में हार्ट अटैक से आके।
और उसके बाद में 1977 में जब जनता पार्टी का प्रयोग हुआ उसमें ये मर्ज हो गई। फिर जो उनका विभाजन हुआ उसमें से जो दूसरी जो पैदा हुई है जिसका नाम आज बीजेपी है, ये जनसंघ ही है, लेकिन अब इसका नया नाम हो गया बीजेपी। ये राजनीतिक इकाई जो है इसका भी खुद का कोई दर्शन, इसका खुद का भी कोई ऐसा राजनीतिक कोई ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक अमेरिकन ऑथर की किताब में आजकल देख रहा हूँ, क्या वो साउथ एशियन स्टडीज़ के हेड है एक यूनिवर्सिटी का, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के, हाफकिंस यूनिवर्सिटी के एडवर्डसन, और एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है उसके साथ में, दोनों की जॉइंट किताब है 500-600 पन्नों की, आरएसएस। पहली बार वो वहाँ पर मेंशन करे कि इस संगठन का एक्सेप्ट हिंदुत्व कुछ भी अन्य दर्शन नहीं है, कुछ भी अन्य बातों करने की इनकी फाउंडेशन जिसकी नींव बोलते उसमें कुछ भी नहीं है, और न दूसरों ने भी उसमें डाला गया है। पंचजन्य पढ़ते जाइए रोज़, ऑर्गेनाइज़र देखते जाइए, मराठी में विवेक निकलता वो भी हम कभी कभार देखते जाते हैं। हिंदुत्व बहुत सारे लोगों को आलस में ये लगने लगा करते हैं करने दो, करते हैं करने दो। इस गुनाह में, इस गलती में आज ये दिन अपने हिस्से में आए हैं। आज देश का कोई हिस्सा नहीं है जिसमें इनकी इकाइयाँ नहीं है। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता हूँ, आज कम से कम 2 करोड़ से ऊपर स्वयंसेवक है, 1.25 लाख से ऊपर फुल टाइमर्स है, और उसमें से एक फुल टाइमर देश का प्रधानमंत्री बना है। ये 17 साल की उम्र से स्वयंसेवक बना था और आज वो देश का प्रधानमंत्री है। और कोई कुछ है, कोई कुछ है। पिछला जो राष्ट्रपति था भले वो दलित होगा, लेकिन वो आरएसएस का स्वयंसेवक था। राष्ट्रपति भवन मिलने के बाद में उसने अपने यूपी के गांव में का जो भी घर था वो संघ को दिया है उसने। तो इसलिए, और दूसरी गलती हम लोग करते कि ये ब्राह्मणों का संगठन है। साफ ब्राह्मणों ने स्थापन जरूर किया है, लेकिन आज की तारीख में इस संगठन में, इस राजनीतिक दल में नरेंद्र मोदी उसकी मिसाल है। और कौन सा उदाहरण देना चाहिए? द्रौपदी मुर्मू जी उसकी मिसाल है। तो इस हिसाब से इस ढंग के लोगों का ये पूरा जो कुनबा है, इनका जो हिंदू राष्ट्र का जो एक्चुअल जो सपना है, जो ये नहीं बोलते हैं अभी खुल के, लेकिन ये बोलते हैं विकास के नाम पर, ये बोलते हैं कुछ और नाम पर, लेकिन इनका मूल लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र का। और हिंदू राष्ट्र का पोलराइजेशन की बात में ये लोग कामयाब हो चुके हैं। अभी हम एक जगह से जनसंख्या की बात सुन के आ रहे हैं, बाकायदा एक परिचय भी हाथ में था। अब वो हर बात को क्या कन्वर्ट करना चाहेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, किन की बढ़ रही है, क्या इशारा करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने क्या जुमला बोला था दंगे में, हम 2 हमारे 25। अब आपके जितने भी मुस्लिम दोस्त होंगे, मेरे तो 50 है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, मुझे अभी तक 2 बीवी वाला मुसलमान नहीं मिला, मुझे अभी तक 4 या 8 बच्चों वाला मुसलमान नहीं मिला, क्योंकि उसको भी आपने खुद की आमदनी में ही घर चलाना है। कोई उसको अल्लाह ताला तो ऊपर से फेंक के तो नहीं कुछ दे रहा है। लेकिन ये जो डाला गया बेरोजगारी, देखो कौन रोज़गार खा रहा। अरे लेकिन आप दे कहाँ रहे रोज़गार? उसको भी अगर दे रहे हो तो चलो 1 मिनट का, लेकिन किसको दे रहे हैं आप? आपने 2013 के चुनाव में 2 करोड़ रोज़गार देने की गारंटी दी थी। मैं कह रहा हूँ कि 8 साल में भी 2 करोड़ दिए क्या? ये संशोधन का विषय 8 साल में टोटल कुल मिला के। नए रोज़गार के तो छोड़ ही दीजिए, पुराने जो रोज़गार थे, रेलवे का एक अफसर पिछली बार मैं नागपुर से कलकत्ता जाते हुए मेरे साथ के बर्थ पर था, सर बोले 14 साल में मतलब सॉरी 8 साल में 2014 से रेलवे का भर्ती का कार्यक्रम बंद है। मतलब गैंगमैन से लेके रेलवे टीटी से लेके स्टेशन मास्टर से लेके किसी भी पद का, क्यों? क्योंकि रेलवे बेचनी है उनको। भारत का सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला प्रतिष्ठान है। जब उसमें अगर उन्होंने ये बंद कर दिया है, तो विद्यालयों की बात की, मेरी पत्नी केंद्रीय विद्यालयों में 35-36 साल प्रिंसिपल थी। केंद्रीय विद्यालयों में उन्होंने मेरी पत्नी के सामने ही प्यून, चपरासी, वो साफ करने वाला, क्लास 4 वाली तो अपॉइंटमेंट्स सब बंद कर दी थी। अब उसके बाद में शिक्षकों के बारे में, हर एक के बारे में भी ये सब शुरू हो गया है। तो इसलिए स्कूलों से लेके शिक्षा, हेल्थ से लेके हर तरह की बात से सरकार पीछे जाना चाहती है।
ये बिल्कुल एक जो दर्शन है आरएसएस का, जिसमें कल्याणकारी सरकार की जो कल्पना होती है, सोशल वेलफेयर स्टेट जिसको बोलते हैं, उससे ये पूरा मुकद्दर चलता है। हम रिपब्लिक डे, आज रिपब्लिक डे, आज के दिन हमारा संविधान की विधिवत घोषणा हुई है, आज से लागू किया गया है। भले 26 नवंबर 1949 को घोषणा की थी, लेकिन आज उसकी लागू करने की शुरुआत है। और उस संविधान के तहत हमारे देश में कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा, उसका ये प्रतीक है। अब ये आप लोगों को सोचना है। आप लोगों ने जो हमको सवाल किया कि आप भी सोचिए कि अगर इस सरकार को, देखिए क्रिकेट के गेम में 1 रन से जीता या 100 रन से जीता, इसका कोई मायने नहीं। हमारे संत प्रकाश ने सवाल उठाया, लेकिन वर्तमान स्थिति में तो जो वास्तविक मॉडल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वो आपके सामने है। उसी में आप कैसी सुधार रद्दोबदल क्या क्या कर सकते, वही अभी फिलहाल, अन्यथा आपको क्रांति करनी पड़ेगी, जो आज की तारीख में कितनी संभव मुझे मालूम नहीं। वर्तमान इसमें आप लोगों को 30-32 क्या जो भी हो, कई तो मैं तो कश्मीर में 3% वोटों से भी मैंने फारूक अब्दुल्ला को लोकसभा में जाते हुए देखा है। 3% वोटिंग, 3% वोटिंग हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बाइकआउट के कारण, और 3% वोटिंग के बावजूद भी वो लोकसभा में बैठे हुए। तो वो लोकतंत्र है। आसाम में तो 500-600 वोट भी लोग पहुंच गए हैं। तो इसलिए ये हमारे लोकतंत्र का एक बड़ा अजीबोगरीब एक मामला है, लेकिन जो पाता है वही वहाँ पर जा रहा है। तो इस स्थिति में इन लोगों को वापस लाना कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। थोड़ा सा आंकड़ों का खेल है। अभी भी उनके पास में कोई 50 तक तो आंकड़ा पहुँचेगा भी नहीं, ये भी मैं कह देता हूँ। इसलिए क्योंकि ये टोटल हिंदुत्ववादी पार्टी है, और हिंदुत्ववादी पार्टी को भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी के मुल्क में, जिसमें विश्व के सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसको एब्सोल्यूट इस ढंग के वोटिंग होना असंभव है। और इसीलिए वो कुछ पर्टिकुलर लोगों को डिमोरलाइज करके कुछ चंद लोगों के वोट लेके बैठना चाहते हैं, लेकिन ये खेल ज़्यादा चलेगा नहीं। मुझे खुद को 70 साल की उम्र को छूने जा रहा हूँ, बहुत आत्मविश्वास है ये बहुत लंबा मामला चलने वाला नहीं। और इसलिए वो कुछ नए शगुफे छोड़ते रहते हैं, वो तात्कालिक बात है। उसमें से लोग, मैं आपको आके अभी एक बार बेवकूफ़ बना सकता, 2 बार बना सकता, मैं बार नहीं बना सकता हूँ। तो इसलिए ये जो भी इन्होंने अलग अलग मदारी जैसा अपनी झोली से निकाल के करता है, वो सब किए, लेकिन अब शायद वो भी शायद उनका ख़त्म हो गया है। यहाँ पर तो आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा। बिल्कुल। जिसमें मतलब कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, ये नहीं कि हम आप किसी को एक पॉइंट आउट करें। इसमें जहाँ तक मंथन जी जो जोड़ने का सवाल है, तो जोड़ने के सवाल के लिए कांटेक्ट करेंगे आप। जो बोल रहे हैं हमसे तो हम लोग करेंगे।